हे एवरीवन, दिस इज तरुण खंडागरे। ये वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रेडिस का आर्किटेक्चर किस तरीके से काम करता है और क्यों रेडिस क्लस्टर आर्किटेक्चर हम यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू मास्टर स्लेव। जब हमारी एप्लीकेशन की स्केल हमें बढ़ाना होता है, जब हमारी एप्लीकेशन पे ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो हम क्यों क्लस्टर पे माइग्रेट करते हैं हमारी एप्लीकेशन को मास्टर स्लेव से, और क्या रीज़न होते हैं। तो सबसे पहले हमें उसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर क्या होता है। तो जिस लोग ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर का, तो वो देख लो। फिर भी हम यहाँ पे समझेंगे कि मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर क्या होता है और हम समझेंगे कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से हमें मास्टर स्लेव टू क्लस्टर पे जाना पड़ा, क्यों हमें क्लस्टर यूज़ करना पड़ता है जब हम बड़ी स्केल की एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो। आप बता सकते हो इंटरव्यू में जाने के टाइम कि यार ये एप्लीकेशन में मैंने क्यों रेडिस का क्लस्टर मोड आर्किटेक्चर चूज़ किया है, क्यों मैंने मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर नहीं चूज़ किया, क्या उसके ड्रॉबैक थे, क्या उसके डिसएडवांटेज थे। तो ये सब सुन के आपका इंटरव्यूअर बोलेगा वाह यार क्या बंदा मिला है, इसको काफ़ी अच्छा आता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप अपने प्रोजेक्ट में ये चीज़ यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि क्लस्टर आर्किटेक्चर क्या होता है, किस तरीके से यूज़ होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर क्या होता है और क्यों क्लस्टर ने उसे रिप्लेस किया। ठीक है, तो हम देखते हैं मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। ओके, लिख देते हैं हम कि मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर क्या होता है। अब मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या होता है यार कि हमारा एक मास्टर नोड होता है और उसी का डेडिकेटेड एक स्लेव नोड होता है। ठीक है, और ये स्लेव नोड मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ हमारा आर्किटेक्चर होता है। ये हो जाता है हमारा मास्टर नोड। ओके, और ये सब हो जाते हैं हमारे स्लेव नोड। अब जब भी कोई एप्लीकेशन डेटा मांगती है रेडिस से, ओके, तो मास्टर पर रिक्वेस्ट आती है। हर रिक्वेस्ट मास्टर पे आ रही होगी। ठीक है, और मास्टर वो डेटा को रेप्लिकेट कर रहा होगा मल्टीपल स्लेव्स में। मतलब ये डेटा यहाँ पे भी सेव हो रहा होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तीनों में एक ही डेटा सेव हो रहा होगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि मास्टर में पहले डेटा लोड होता है, उसके बाद मल्टीपल स्लेव्स पे सेम कॉपी उसकी क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है, ठीक है, वो ज़रूरी है आपको समझना कि जब भी कोई एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट मास्टर पे आती है, समझो ये रिक्वेस्ट आई मास्टर पे। ओके, अब एप्लीकेशन का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, अराउंड 15 आरपीएम हम समझ लेते हैं। ठीक है, आरपीएम क्या है, रिक्वेस्ट पर मिनट। तो 15 आरपीएम 15K ले लेते हैं। ठीक है, 15K रिक्वेस्ट पर मिनट आती है मास्टर के नोड पे। ओके, तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है कि सिर्फ एक ही नोड है हमारे पास मास्टर। ठीक है, और हर रिक्वेस्ट उस पर आ रही है, तो ट्रैफिक उस पर इंक्रीज हो रहा होगा। उस पर ट्रैफिक इंक्रीज होने के कारण उसकी परफॉर्मेंस लो हो रही होगी। और जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, अराउंड 100K रिक्वेस्ट जब आएगी ना, तो ये मास्टर आपका फेल हो जाएगा। बिकॉज इतनी सारी रिक्वेस्ट एक सर्वर हैंडल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसके कारण मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को रिप्लेस किया गया क्लस्टर आर्किटेक्चर के साथ। क्लस्टर आर्किटेक्चर में हम शार्डिंग यूज़ करते हैं। शार्डिंग में क्या कॉन्सेप्ट होता है वो हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चीज़ देखना होगा कि जो हमारा मास्टर स्लेव है उसमें यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक नोड जो मास्टर नोड होता था वही पूरी रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा होता था। अगर वो फेल हो जाता है तो हमारा आर्किटेक्चर कोलैप्स कर जाता था। उसकी भी कुछ मेथड्स है, सेंटिनल मेथड्स है, जिसके थ्रू आप कोलैप्सन से बचा सकते हो। बट ये सब मेथड तभी काम करती है जब आपका ट्रैफिक कम हो, आप कम स्केल पे काम कर रहे हो, आपके यूज़र बेस कम हो, आपकी एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी कम हो। तो हम क्या समझेंगे इससे कि अगर आप मास्टर स्लेव यूज़ करते हो तो आपका स्केलेबिलिटी आप बढ़ा नहीं पाओगे। ठीक है, डिसएडवांटेज हो जाएंगे इसके, स्केलेबिलिटी आप बढ़ा नहीं पाओगे। सिंगल नोड ट्रैफिक हैंडल कर रहा होगा पूरा। सो ये सब वजह थी जिसके कारण से मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर बड़े स्केल पे यूज़ नहीं हो रहा होता है।
इसके कारण से क्लस्टर आर्किटेक्चर का स्टार्ट हुआ। अब हम समझेंगे कि क्लस्टर आर्किटेक्चर क्या होता है। आई थिंक अब आपका बेस बन गया होगा कि क्लस्टर आर्किटेक्चर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है उसके। तो अब हम समझेंगे कि क्लस्टर आर्किटेक्चर होता क्या है, क्यों उसका यूज़ होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्लस्टर आर्किटेक्चर रेडिस। ओके, ये हमने लिख दिया क्लस्टर आर्किटेक्चर रेडिस। ठीक है, अब देखते हैं हम कि क्लस्टर आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये ओके, ये हो गया हमारा मास्टर नोड, ये भी हो गया हमारा मास्टर नोड, ये भी हो गया हमारा मास्टर नोड। ओके, ये सब हो गया हमारा स्लेव नोड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है, जो हमारी एप्लीकेशन है, क्लाइंट जिसको बोलते हैं हम, या वेब सर्वर जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो रिक्वेस्ट करेगी यहाँ पर। ठीक है, वो रिक्वेस्ट करेगी यहाँ पर, और ये रिक्वेस्ट मल्टीपल मास्टर्स में सेव होगी। मतलब जो डेटा यहाँ पे सेव हो रहा है रेडिस क्लस्टर आर्किटेक्चर में, वो मल्टीपल मास्टर्स में सेव हो रहा है। मतलब डिफरेंस क्या हो गया एक मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर और एक क्लस्टर आर्किटेक्चर में। क्लस्टर आर्किटेक्चर में मल्टीपल मास्टर्स हो सकते हैं, मल्टीपल स्लेव्स हो सकते हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा मिल रहा होगा, इससे आपको ये फ़ायदा मिल रहा होगा कि अगर आपका एक मास्टर डाउन हो जाता है तो फिर भी आपके दो मास्टर आप हैं, आप वहाँ से मैनेज कर सकते हो डेटा को, और जो पहले मास्टर का स्लेव है हम उसको मास्टर बना देंगे। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। अगर ये मास्टर हमारा डाउन हो जाता है, समझो ये मास्टर डाउन हो गया, तो ये जो स्लेव है ना, इसके पास भी सेम कॉपी ऑफ डेटा है, तो हम इसको मास्टर बना देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा M1 मास्टर, ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा M3। ठीक है, अब यहाँ पे क्लस्टर आर्किटेक्चर का मतलब ये नहीं है कि मल्टीपल मास्टर्स है इसलिए हम क्लस्टर आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि क्लस्टर आर्किटेक्चर में शार्डिंग सपोर्ट है। क्लस्टर आर्किटेक्चर यूज़ करता है शार्डिंग को, शार्डिंग टेक्निक को। अब हमें समझना होगा कि शार्डिंग टेक्निक होती क्या है, शार्डिंग टेक्निक क्यों यूज़ करते हैं क्लस्टर आर्किटेक्चर में, और इसका फ़ायदा क्या है यूज़ करने का। So data sharding is a method to break a big database into smaller parts. ठीक है, it is a process to breaking DB access. Data sharding is a method to break up a big database into smaller parts. So अब डेटा शार्डिंग हम समझते हैं। डेटा शार्डिंग इज ए मेथड टू ब्रेक अप ए बिग डेटाबेस इनटू स्मॉलर पार्ट्स। इट इज़ ए प्रोसेस टू ब्रेकिंग डीबी अक्रॉस मल्टीपल मशीन टू इनहेंस द परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी, लोड बैलेंसिंग ऑफ द एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेटा शार्डिंग है, ठीक है, डेटा शार्डिंग, वो जो डेटा है ना मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। समझो एक स्लॉट है हमारे पास 1 से लेके 5000 तक, ठीक है, दूसरा 5006 टू 10,000 तक, ठीक है, तीसरा है 10,000 टू 15,000 तक। ओके, ये हो गए हमारे 3 स्लॉट। अब क्या होगा, पहला स्लॉट जो हमारा पहला मास्टर है वो सेव करके रखेगा 0 टू 5,000 तक डेटा, ठीक है। दूसरा जो मास्टर है वो सेव करके रखेगा 5006 टू 10,000 तक डेटा। तीसरा जो मास्टर है वो सेव करके रखेगा 10,000 टू 15,000 तक डेटा। इसमें क्या हो गया, हमने डेटा को हैशिंग की हेल्प से पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। मतलब अगर कोई डेटा आ रहा है हमारे पास, उसको हमें रेडिस में सेव करना है, तो उसकी हम एक हैश की बना रहे होंगे, ठीक है। हैश की हेल्प से हम पता लगा रहे होंगे कौन से स्लॉट में आ रहा है, मास्टर 1 में इस डेटा को डालना है, मास्टर 2 में डालना है, मास्टर 3 में डालना है। उसके बेसिस की हेल्प से हम तीनों में इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहे होंगे डेटा को। तो उससे क्या होगा, एक मास्टर पे लोड नहीं बढ़ रहा होगा। जब भी आप बड़े स्केल पे काम करते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना होगा
कि आपकी एप्लीकेशन पे लोड नहीं बढ़ना चाहिए, आपके सर्वर पे लोड नहीं बढ़ना चाहिए। तो डेटा शार्डिंग वो टेक्निक है जिससे आप मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल पार्टीशन पे डेटा इंसर्ट कर सकते हो। लोड बैलेंसिंग की मदद से आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्लस्टर मोड में अवेलेबल होती है। तो आप क्लस्टर जैसे ही रेडिस का क्लस्टर आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे, आपको ये सब चीज़ों का सपोर्ट मिल रहा होगा, इसलिए आपकी एप्लीकेशन बड़े स्केल पे काम कर पा रही होगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। Redis cluster provide high availability to Sentinel mode, but allow more data to store in the cluster. It provides scalability to your application. That is the main reason we are using cluster architecture. और Redis के अंदर समझते हैं कि Redis क्लस्टर के अंदर एग्जैक्टली कितने स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। तो Redis क्लस्टर के अंदर मैं आपको बता देता हूँ 16,384 स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इतने स्लॉट्स में वो पार्टीशन को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अगर आप 4 मास्टर बनाओगे, 4 बोलोगे उसे कि 4 पार्टीशन है हमारे पास, तो 4 पार्टीशन के हिसाब से ये चीज़ डिवाइड हो रही होगी। अगर आप बोलोगे 3 मास्टर है तो 3 के हिसाब से ये डिवाइड करेगा। अगर आप बोलोगे 10 पार्टीशन करना है तो 10 पार्टीशन के हिसाब से डिवाइड करेगा। ये डिपेंड अपॉन आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है कि आपको कितने स्लॉट्स में डिवाइडेशन चाहिए, उस हिसाब से ये डिवाइड करता है। और आप जो रेडिस यूज़ करते हो उसमें कितने पार्टीशन है, उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली डिवाइड कर लेता है, पार्टीशन कर लेता है डेटा का। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। शार्डिंग टेक्निक की हेल्प से आप बड़ा स्केल पे रेडिस को यूज़ कर सकते हो। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है क्लस्टर आर्किटेक्चर का रेडिस के अंदर, कि हम शार्डिंग टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके कारण हमारी एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है, हम बड़े यूज़र बेस को हैंडल कर पाते हैं। तो ठीक है, अब हम देखने वाले कि लोकल सेटअप कैसा करेंगे हम रेडिस क्लस्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लोकल सेटअप करके देखते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस होती है। आप लोग भी मेरे साथ करके देखिएगा कि हम कैसे इस चीज़ को कर रहे होंगे, ठीक है। आपको इससे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होगी, किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होता है, और आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। तो ये आ गए हैं हम वेबसाइट पे redis.io की। आप भी ये वेबसाइट पे विज़िट करके ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो। तो इस पे हम देखने वाले हैं कि क्लस्टर का कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से करेंगे लोकल में हमारे। अब आप मैक यूज़र हो, विंडोज़ यूज़र हो, दोनों का ही कॉन्फ़िगरेशन सेम होने वाला है। तो हम इस वीडियो में मैक के हिसाब से देखने वाले हैं, बट विंडोज़ में भी यूजुअली आपको ऐसे ही करना है, कुछ नया नहीं हो रहा होगा, बस थोड़े से कमांड चेंज हो जाएंगे आपके क्लस्टर के। जो आप क्लस्टर ऑन करने के लिए स्टार्ट करते हो तो वो आप नेट से फाइंड कर सकते हो, बेसिकली वो भी सेम ही होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये वेबसाइट पे भी दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लस्टर के अंदर हम पार्टीशन में डिवाइड करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो रेडिस क्लस्टर डेटा शार्डिंग, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। रेडिस क्लस्टर डज नॉट यूज़ कंसिस्टेंट हैशिंग बट ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ शार्डिंग वेयर एवरी की इज़ ए कंसेप्चुअली पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल ए हैश स्लॉट। अब हैश स्लॉट कितने होते हैं इसमें 16,384, ठीक है, उसमें डिवाइड होता है। अगर आपके पास 3 नोड है तो फर्स्ट नोड कंटेन स्लॉट फ्रॉम 0 to 5500, बी नोड कंटेन स्लॉट फ्रॉम 5500 to 11,000, थर्ड नोड कंटेन स्लॉट फ्रॉम 11,001 to 16,383। तो इस तरीके से स्लॉट में डिवाइड होता है रेडिस क्लस्टर के अंदर, जिसके थ्रू मल्टीपल मास्टर्स में हमारा डेटा सेव हो रहा होता है। अब चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडिस कॉन्फ़िगरेशन हमें करना कैसे है। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सबसे पहले आप क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले आपको redis.conf करके एक फ़ाइल क्रिएट करना होगा, जिसके अंदर आपको ये पेस्ट कर देना है। ये चीज़ क्या है, यहाँ पे पोर्ट नंबर मेंशन है, मतलब कौन से पोर्ट पे सर्वर स्टार्ट करना है। क्लस्टर अनेबल्ड करना है, यस हाँ क्लस्टर अनेबल रखना है हमें। और उसके बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जिसको आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप बस पेस्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए पोर्ट नंबर चेंज करना होगा। जैसे कि सबसे पहले हमें प्रोसेस में बताया गया है कि हमें क्लस्टर टेस्ट नाम का एक फ़ोल्डर बनाना है, उसके अंदर जाके हमें 6 और फोल्डर बनाना है, जिसमें हर एक सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन रखा जाएगा कि 7001 स्टार्ट करना है तो क्या करना है, 7002 स्टार्ट करना है तो हमें क्या करना है, ठीक है। जब आप ये फ़ोल्डर्स बना लोगे उसके बाद आपको जाना है एक फ़ोल्डर के अंदर, जैसे 7000 के अंदर हम गए, उसके अंदर जो आपने ये फाइल क्रिएट करी थी redis.conf, ठीक है, उसको डाल देना है। और ऐसे ही जैसे 7000 के अंदर आपने डाला उसको 7001 के अंदर भी डाल देना है, 2 के अंदर भी डाल देना है, और सबके अंदर डाल के आपको पोर्ट यहाँ पे एडिट कर देना है कि 7001 का पोर्ट है 7001, 7002 फोल्डर के अंदर आपको जाके ये फाइल के अंदर 7002 कर देना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है।
अब जाके दिखा देता हूँ मैं आपको, मैंने कर चुका हूँ तो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने किया है। तो ये आ गए, यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर चुका हूँ क्लस्टर टेस्ट नाम का। उसके अंदर जाओगे तो 6 और फोल्डर मिलेंगे। इस तरीके से आपको फोल्डर्स क्रिएट करना है। अब फोल्डर्स के अंदर आपको क्या रखना है, एक फाइल बनाना है redis.conf नाम की। वो फाइल के अंदर आप ये कॉन्फ़िगरेशन रखोगे जो वहाँ पे मेंशन है वेबसाइट में। वो वेबसाइट के अंदर बस आपको ये पोर्ट नंबर चेंज करते जाना है। अगर आप 7000 के अंदर फाइल बना रहे हो तो आपको 7000 रखना है पोर्ट नंबर, 7001 के अंदर बना रहे हो तो 7001 रखना है। ओके, तो इस तरीके से आप पोर्ट नंबर मेंशन कर सकते हो। ऐसे ही आपको सबके अंदर मेंशन करना है। जब ये सब चीज़ें आप कर दोगे उसके बाद आपको इनिशियलाइज़ करना है क्लस्टर को। तो इनिशियलाइज़ करने का कमांड ये है हमारे पास। ये क्या कर रहा होता है कि जब आपके पास 6 सर्वर्स स्टार्ट हो जाते हैं, जब आपके 6 सर्वर स्टार्ट हो जाते हैं तो ये उसमें बताता है कि मास्टर किसको बनाना है, स्लेव किसको बनाना है। अगर 6 सर्वर है तो 3 मास्टर हो गए हमारे पास, 3 स्लेव हो गए। तो ये डिसाइड करता है, आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि 7000 का मास्टर, 7000 अगर मास्टर है तो 7001 उसका स्लेव होगा, 7002 अगर मास्टर है तो 7003 उसका स्लेव होगा। सेव का मतलब ये है कि जो 7000 पे डेटा पड़ा है वही रेप्लिका बन के 7001 पे भी पड़ा होगा, और जब 7000 डाउन होगा, ठीक है, तो 7001 बिहेव करेगा मास्टर की तरह और मास्टर बन के वो सर्व करेगा एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं सर्वर, और सर्वर को अब हम स्टार्ट करके देखने वाले हैं। तो मैंने कुछ सर्वर पहले से स्टार्ट करके रखे, जैसे हमारा यहाँ पे 7001 स्टार्ट कर दिया है। अब 7002 भी स्टार्ट करके देखते हैं। ये कमांड है आपकी 7002 स्टार्ट करने के लिए। आपको 7002 के अंदर जाना है और redis.conf फाइल को कॉल करना है। ये देखो 7002 स्टार्ट हो गया। अब 7003 करते हैं, 7003 भी स्टार्ट हो गया। अब 7004 एंड 7005। तो हमारे ये पूरे सर्वर स्टार्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे लिए, कौन सा कमांड हमें चलाना पड़ेगा जिससे हम मास्टर नोट्स और स्लेव नोट्स को जोड़ रहे होंगे आपस में, कि कौन से मास्टर का कौन सा स्लेव रेप्लिकेट करेगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ कमांड दिए इनिशियलाइज़ करने के लिए आपको, कि कितने रेप्लिकास बनाना है आपको और कौन से सर्वर का कौन सा स्लेव नोड होगा। तो देखो ये मैं चला देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉल कर लिया। तो अब हमारा जैसे 7001 है तो उसका रेप्लिका बन जाना चाहिए 7001, 7002 है तो उसका रेप्लिका बन जाना चाहिए 7003। इस तरीके से हम पूरे रेप्लिकास बना देंगे। मतलब 3 मास्टर नोड हो गए हमारे, 3 स्लेव नोड हो गए। तो हमने 6 नोड के साथ सर्वर स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, तो यही तरीका था जिसके थ्रू हम लोकल पे क्लस्टर नोड बना सकते हैं। पहले आपको पर्सनल नोड्स बनाना पड़ेगा, फिर ये कमांड की हेल्प से, जो मैंने अभी कमांड लिखी है उससे हम उसे डिसाइड करेंगे कि यार मेरा मास्टर नोड कौन सा है, मेरा स्लेव नोड कौन सा है, जो मास्टर है उसका स्लेव कौन सा है। मतलब वो मास्टर पे अगर 0 to 5000 तक का हैश वाला डेटा आ रहा है, हैश की वाला डेटा आ रहा है, तो वो कौन से स्लेव पे रेप्लिकेट करेगा। मतलब हर एक मास्टर का हर एक डेडिकेटेड स्लेव होगा जिस पे वो रेप्लिकेट कर रहा होगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये जब स्टार्ट हो जाएगा हमारा, तो हमारे पूरे सर्वर स्टार्ट हो चुके हैं। ये आप लोकल में ज़रूर करके देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको, अच्छी चीज़ें हैं। और इसके थ्रू आप सर्वर्स भी चला सकते हो। जब आप एप्लीकेशन में सर्वर चला रहे होगे तो आपको बस इसका एंड पॉइंट देना है कि यार ये वाले नोड पर हमारी एप्लीकेशन का डेटा जा रहा होगा, या हम तीनों एंड पॉइंट दे सकते हैं। और एप्लीकेशन के अंदर भी हम क्लस्टर का सेटअप कर सकते हैं। कभी और वीडियो में बता रहा हूँगा कि स्प्रिंग के थ्रू आप कैसे क्लस्टर मोड स्टार्ट कर सकते हो एप्लीकेशन के अंदर, और ये एंड पॉइंट की हेल्प से कैसे आप डेटा पासिंग कर सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय बाय।